आज से 6 महीने बाद रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर देता है। यूक्रेन के बाद रशिया का नेक्स्ट टारगेट है पोलैंड। पोलैंड को धीरे धीरे सब्जुकेट करने के बाद रशिया जर्मनी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और धीरे धीरे जर्मनी भी फॉल कर जाता है। जर्मनी के बाद बारी आती है फ्रांस की और फ्रांस से रशिया अटैक करता है यूके को। तो क्या यूके, फ्रांस एंड जर्मनी ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज मिलकर भी रशिया को डिफीट कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, ऐसा कुछ सिनेरियो बनने जा रहा है ट्रंप एंड ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस मीटिंग के बाद। आप सोच रहे होंगे कि यह सिनेरियो कितना रियल हो सकता है। ट्रंप ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर ही दिया है कि अगर यूरोप अपनी सुरक्षा चाहता है तो इन देशों को अपनी जेब से ज्यादा पैसा निकालने की जरूरत पड़ेगी या फिर रशिया के साथ मिलकर रहना होगा, काम करना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ट्रंप वाकई नेटो से पीछे हट जाता है तो यूरोप का क्या होगा? क्या यूके, फ्रांस और जर्मनी मिलकर रशिया का सामना कर सकते हैं? चलिए इस मुद्दे को डीपली समझते हैं। देखिए 1949 में नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई, जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें सभी मेंबर स्टेट्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थे। यानी कि एक नेटो मेंबर पर अटैक सभी नेटो मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा। देखिए कोल्ड वॉर के दौरान नेटो का असली मकसद सोवियत यूनियन की एक्सपेंशन को रोकना था, लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और वर्सोवा पैक्ट डिसमेंटल, तब कई लोगों ने सोचा कि नेटो का फंक्शन भी अब खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नेटो ने अपनी प्रेजेंस और एक्सपैंड कर दी, रशिया के करीब तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और यही रशिया के एग्रेसिव होने के पीछे का रीजन था। आज नेटो के पास 32 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से ज्यादातर यूरोप से हैं और सिर्फ 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं। नेटो का एनुअल बजट अराउंड 4.8 बिलियन डॉलर्स का है। 2023-2024 में यूएस और जर्मनी नेटो के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे। दोनों ने 16.2% का हिस्सा दिया, जबकि यूके ने 11%, इटली ने 8.5%, बाकी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली कम रहा। ये तो सिर्फ नेटो के ऑपरेशनल कॉस्ट का बजट था, लेकिन हर कंट्री का अपना एक सेपरेट डिफेंस बजट भी होता है जो कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी डिसाइड करता है। काफी सालों तक नेटो का हिस्सा रहने के बाद अब ट्रंप का माइंडसेट चेंज हो रहा है। ट्रंप की स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर यूरोप को अपनी सुरक्षा की इतनी चिंता है तो वो खुद पैसा लगाए। पहले नेटो का स्टैंडर्ड था कि इसमें मौजूद हर मेंबर अपनी जीडीपी के कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करेगा, लेकिन ट्रंप ने सीधा बोला कि इस कंट्रीब्यूशन को अब डबल से भी ज्यादा यानी कि 5% तक करना होगा। अभी तक सिर्फ 23 नेटो मेंबर्स ने पुराने 2% टारगेट को अचीव किया है। इस लिस्ट में पोलैंड सबसे आगे है 4.1% जीडीपी ऑफ डिफेंस बजट के साथ, जबकि यूएस 3.4%, यूके 2.3% पर है और दूसरे यूरोपियन देश काफी ज्यादा पीछे हैं। लेकिन यह सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। ट्रंप का कहना है कि यूरोप को अब यूएस पर डिपेंडेंट रहना बंद करना होगा, क्योंकि अब तक होता यह था कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा करता था। अगर रशिया से कभी पंगा होता तो यूएस की आर्मी और न्यूक्लियर डेटरेंट हमेशा से यूरोप का बैकअप प्लान था। लेकिन ट्रंप ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि अगर यूरोप खुद को सिक्योर नहीं रखता तो यूएस से उनकी मदद के लिए कभी आगे नहीं आएगा। अब सोचने की बात यह है कि एक तरफ रशिया है जो यूक्रेन वॉर के बाद और भी बैटल हार्डन हो चुका है, उसकी मिलिट्री प्रोडक्शन फुल स्पीड पर है, नए टैंक्स, ड्रोन्स और आर्टिलरी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप है जो अभी भी इंटरनल पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। यूएस की इस मूव के बाद सबका फोकस अब यूक्रेन के ऊपर है। यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसका इंपैक्ट सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप पर इसका असर पड़ सकता है। देखिए यहां रशिया का कहना यह है कि उसकी डिमांड बहुत ही सिंपल थी कि यूक्रेन को नेटो से दूर रखो, लेकिन वेस्ट ने इस डिमांड को इग्नोर कर दिया और यह वॉर शुरू हो गई। आज यूक्रेन की हालत खराब हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है और लगभग 20% से भी ज्यादा टेरिटरीज रशिया के कंट्रोल में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह वॉर रशिया के लिए एक मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुकी है। रशिया ने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, ड्रोन वॉरफेयर में इंप्रूवमेंट की है और अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को मैसिव स्केल पर ले गई है। 2024 में ही रशिया ने 1500 से ज्यादा नए टैंक्स, 5700 आर्मर्ड व्हीकल्स, 450 आर्टिलरी सिस्टम्स को बनाया और रिपेयर भी किया। यह दिखाता है कि वॉर इकोनॉमी में रशिया का हाथ अब और मजबूत हो चुका है। पहले रशिया इजराइल के ड्रोन्स पर निर्भर था, लेकिन अब उन्होंने अपने खुद के ड्रोन्स भी डेवलप कर लिए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कल को रशिया और एग्रेसिव होता है तो यूरोप को अब खुद अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। पर अब रशिया के इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद
क्या यूरोप अकेले रशिया जैसे कंट्री का सामना कर सकता है? सरफेस लेवल पर लगेगा कि यूरोप की मिलिट्री स्ट्रेंथ रशिया से ज्यादा है, क्योंकि अगर एक कॉन्टिनेंट वर्सेस कंट्री होगा तो ऑफ कोर्स कॉन्टिनेंट का पड़ला भारी होने की चांसेस ज्यादा हैं। यूरोप का टोटल मिलिट्री बजट 300 बिलियन से ज्यादा है, जबकि रशिया का सिर्फ 86 बिलियन के आसपास। मतलब यूरोप रशिया से 3.5x ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यूरोप की मिलिट्री रशिया से स्ट्रांग है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिर्फ पैसा खर्च करने से लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। सबसे बड़ा फैक्टर है बैटलफील्ड एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजिक रेडीनेस। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रियल टाइम वॉर एक्सपीरियंस ले रहा है। उसके सोल्जर्स हर दिन फ्रंट लाइंस पर फाइट कर रहे हैं, नई वॉर टैक्टिक्स सीख रहे हैं और अपनी मिलिट्री को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहे हैं। यूरोप के पास ये एडवांटेज नहीं है। उनकी आर्मीज डेकेड से किसी मेजर वॉर का हिस्सा नहीं बनी है। रशिया का एक और बड़ा एडवांटेज है मिलिट्री एसेट मोबिलाइजेशन स्पीड। अगर कल वॉर हो जाए तो रशिया अपनी फुल मिलिट्री पावर जल्दी डिप्लॉय कर सकता है, जबकि यूरोप ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स और नेटो कोऑर्डिनेशन में फंस जाएगा। मैन पावर देखें तो यूरोप के पास अबाउट 1.3 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं और 1.7 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स हैं। रशिया के पास अबाउट 1 मिलियन एक्टिव और 2 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स हैं। मतलब नंबर ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। लेकिन ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यूरोप के ट्रूप्स एक कोहेसिव फोर्स नहीं है। हर कंट्री का अलग मिलिट्री स्ट्रक्चर है, अलग कमांड सिस्टम है और अलग डिफेंस स्ट्रैटेजी है। इवन वेपन्स भी अलग अलग है। मतलब अगर वॉर हो गई तो कोऑर्डिनेशन मिस बन सकता है। रशिया के मिलिट्री एक सिंगल कमांड सिस्टम के अंडर आती है। इसका मतलब है फास्टर डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन। टैंक वॉरफेयर की बात करें तो रशिया का दम अभी भी ज्यादा है। रशिया के पास 12,000 से ज्यादा टैंक्स हैं, जबकि यूरोप के पास सिर्फ 4,000 के आसपास। मतलब रशिया के पास 3x ज्यादा एडवांटेज है। यूक्रेन वॉर में यह प्रूफ हो चुका है कि रशिया की आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम भी जबरदस्त हैं। हाँ, एयरफोर्स और नेवी के केस में यूरोप स्ट्रांग है। यूके और फ्रांस की मिलिट्री कैपेबिलिटीज रशिया से बेटर तो हैं, पर यह भी मान लो कि ग्राउंड वॉरफेयर में रशिया का क्लियर डोमिनेंस है। इस आर्ग्यूमेंट से यह तो साबित होता है कि रशिया यूरोप को डोमिनेट कर सकता है। बट रियल सवाल तो यह है कि क्या यूएसए सच में नेटो छोड़ देगा, या ये सिर्फ कहीं सुनाई बातें हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का ये नेटो प्रेशर सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल गेम नहीं है, बल्कि एक बड़ा बिजनेस मूव हो सकता है। कैसे? देखिए, सिंपल है। यूएस का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जी हां, ट्रंप का ट्रांजैक्शनल माइंडसेट कुछ ऐसे काम करता है कि अगर यूरोप को अपनी सिक्योरिटी की टेंशन दी जाए तो वो ज्यादा अमेरिकन वेपन्स खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। F-35 फाइटर जेट्स, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, एब्राम्स टैंक्स, सब कुछ यूएस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू बेचा जाएगा। और कौन फायदे में रहेगा? लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथ्यॉन जैसी यूएस की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज। तो कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, बल्कि एक मैसिव आर्म्स डील के थ्रू यूएस अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। अब यह भी संभव है कि ट्रंप ऑफिशियली नेटो को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट एक रियलिटी है। यानी कि यूएस नेटो के मिशंस में अपना रोल धीरे धीरे कम कर सकता है, फंडिंग कट कर सकता है और यूरोप को अपनी सिक्योरिटी खुद मैनेज करने के लिए फोर्स कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोप का लीडर कौन होगा। अगर यूएसए साइड हो जाए तो क्या जर्मनी यूरोप का नया डिफेंस लीडर बन सकता है? जर्मनी के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तो है ही, लेकिन मिलिट्री पावर उतनी नहीं है। दूसरी तरफ फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो क्या वो रशिया के सामना कर पाएंगे? देखिए, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड है। हर कंट्री की अलग फॉरेन पॉलिसी, अलग प्रायोरिटीज, अलग डिफेंस स्ट्रैटेजी है। फ्रांस चाहता है कि यूरोप अपनी इंडिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स डेवलप करे, जबकि जर्मनी अभी भी नेटो और डिप्लोमेसी पर डिपेंडेंट है। अगर ट्रंप सच में नेटो लीव करके उसे वीकन करते हैं तो यूरोप के पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचेंगे। पहला तो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग और कैपेबिलिटीज को बूस्ट करें और एक यूनाइटेड यूरोपियन डिफेंस फोर्स का मॉडल अपनाएं। दूसरा, वो यूएस को किसी तरीके से परसुएड करें कि वो नेटो का हिस्सा बना रहे। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अगर यूरोप अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस पर डिपेंडेंट रहेगा तो फ्यूचर में भी उन्हें बड़े जियोपॉलिटिकल शॉक्स देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए यूरोप को सिर्फ एक चीज करनी है, वेट एंड वॉच। तो दोस्तों, क्या ट्रंप वाकई में नेटो को छोड़ देंगे, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक है? ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या कहना है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या यूरोप खुद रशिया का सामना कर सकता है? कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।